everyone. Welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka and आपकी साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम आज 100 पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा पीवाईक्यूज आपके लिए आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके टैट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, आर्ट सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टैट की तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स का पता चलता है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है सभी ने। अब एक और बात मैं बता दूं, इस क्लास में अलग क्या रहेगा, अब 100 पीवाईक्यूज है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस करूंगी। हाँ, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी बीच में दूंगी, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन और आंसर ही रीड करूंगी, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन कम होगी एज कम्पेयर टू हमारी प्रीवियस साइकोलॉजी की क्लासेस की। अगर प्रीवियस क्लासेस आप देखेंगे साइकोलॉजी की, प्रॉपर एक्सप्लेन किया है मैंने हर क्वेश्चन को, आप भी मानते होंगे इस बात को जो एस्पिरेंट पहले से जुड़े हुए हैं, की हुई है सारी क्लासेस एक्सप्लेन, सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपर। लेकिन आज की क्लास वन शॉट क्लास है तो इसमें हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे 100 पीवाईक्यूज। और जिन एस्पिरेंट्स को इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी वो भी हमें बता दे, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेकर आऊंगी मैं। लेकिन इसके साथ मैं बता दूं, इनमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मिल जाएगी। तो करें फिर आज की क्लास को स्टार्ट। रेडी हैं सब? करते हैं फिर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन आपका है, डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है डेवलपमेंट? डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, लीनियर, स्टैटिक। विकास एक डैश प्रक्रिया है, असतत, सतत, रैखिक, स्थिर। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन है, तो जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है वो उसमें पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिन एस्पिरेंट को आंसर आते हैं कमेंट करते चलना है कमेंट बॉक्स में, जिनको नहीं आते हैं वो क्लास को ध्यान से सुनेंगे और इन क्वेश्चंस को यहीं याद कर लेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसी के साथ एक और पीवाईक्यू, थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर देती चलूंगी आपको साथ के साथ, मैंने कहा ही था। जीन पियाजे, साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, इन्होंने कहा था डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है। इन जनरल डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जीन पियाजे ने इसको डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? स्कूल, मीडिया, फैमिली, गवर्नमेंट। देखो, सोशलाइजेशन की अगर बात करें, दो एजेंट रहते हैं, प्राइमरी एजेंट एंड सेकेंडरी एजेंट। जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी वो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो ये भी आपने ध्यान से सुननी है। प्राइमरी एजेंट फैमिली को कंसीडर किया जाता है। स्कूल भी आपका प्राइमरी एजेंट है, सॉरी स्कूल नहीं आएगा, फैमिली आ जाएगा। सेकेंडरी एजेंट आपका आएगा स्कूल, आपका नेबर, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सारे क्या हैं आपके सेकेंडरी एजेंट है। तो हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट? स्कूल, मीडिया, फैमिली, गवर्नमेंट। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, ये हमसे पूछा गया था, तो परिवार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ड्यूरिंग विच स्टेज डज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप? ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेट में आती है? भाई ये क्वेश्चन तो मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया अपनी प्रीवियस वीडियोस में। जिन्होंने देखी है वीडियो जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आंसर होगा इसका। और हाँ, जो बाद में भी वीडियो देखेंगे वो भी जरूर कमेंट करते चलिएगा, आपने भी कमेंट करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जो भी आंसर आपको आते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जीन पियाजे ने दी थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस इसमें इन्होंने दी थी जो यहाँ पे लिखी गई हैं, और ये भी पूछा जाता है कितनी स्टेजेस दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी। सेंसरी मोटर में 0 से 2 साल का बच्चा होता है, प्री ऑपरेशनल में 3 से 6 साल का बच्चा होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल का बच्चा, और फॉर्मल में 11 ईयर से अबव बच्चा रहता है। ये क्वेश्चन आता है एज के ऊपर भी। और ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में देखी जाती है? सेंसरी मोटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cephalocaudal प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम।
सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल क्या कहता है? जनरल टू स्पेसिफिक होती है डेवलपमेंट, हेड टू टो होती है, सेंटर टू पेरिफेरी या रूरल टू अर्बन। सिफेल का मतलब है हेड, सिफेल का क्या मतलब है? हेड। तो सिफेलोकाउडल में आपने याद रखना है डेवलपमेंट चलेगी हेड टू टो। वहीं अगर सेंटर टू पेरिफेरी बोला जाता तो ये कौन सी होती है, कौन सी सीक्वेंस है ये? प्रॉक्सिमो डिस्टल। और ये दोनों डायरेक्शन जो है डेवलपमेंट की, ये किस प्रिंसिपल के अंडर आती हैं? हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, ठीक है? उसमें वेरियस प्रिंसिपल हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस और डायरेक्शन एक ही बात है। इसी प्रिंसिपल के अंडर आते हैं ये दोनों, सिफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकाउडल में हमने पढ़ा हेड टू टो चलेगी डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमो डिस्टल में हमने पढ़ा सेंटर टू पेरिफेरी चलेगी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने याद रखने हैं। विकास का शीर्ष पदमीमुख सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है सिर के पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वाज गिवन बाय, किसने दिया है ZPD? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर या बीएफ स्किनर? कौन है भाई ZPD का कॉन्सेप्ट देने वाले? लेव वाइगोत्स्की। कौन सी थ्योरी दी है इन्होंने? सोशियो कल्चरल थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। जितना आपका पूरा सिलेबस है ना साइकोलॉजी का कैट एग्जाम के लिए, पूरा आपका इन एमसीक्यूज में मिलेगा आपको। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज आपकी क्लास, आज की इस क्लास में आपके, ठीक है? सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है और इन्होंने जेडपीडी दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, इन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है, इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, हु सेड दिस? किसने कहा है कि एनवायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टेसी, डॉगलस एंड हॉलैंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रॉस। किसने कहा है? रॉस। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको भाई डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। जो एटलीस्ट मैं पढ़ा रही हूँ उनको तो रट लेना, एक तो रिपीट हो जाते हैं यही, तो आपको बेनिफिट होगा अगर आपने ये चीजें याद रखी होंगी। दूसरा, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ कौन सी स्टेटमेंट किसने दी होगी, तो एटलीस्ट जो मैंने बताई होंगी आपको क्लास में वो तो आपने याद रख ही लेनी है। रॉस इज द करेक्ट आंसर। यही वुडवर्थ ने कहा है डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट किसका है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। ये स्टेटमेंट वुडवर्थ ने दी है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड द गोल्डन एज और यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? गोल्डन एज किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है इन्फेंसी, बी है चाइल्डहुड, सी है एडोलेसेंस, सी है डी है एडल्टहुड। गोल्डन एज किसे कहा गया है? चाइल्डहुड को कहा गया है, ठीक है? किसको कहा गया है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का बच्चा होता है 3 से 12 साल का बच्चा। इन्फेंसी का बच्चा होता है 0 से 2 साल का। एडोलेसेंस हो गया 13 से 18। एडल्टहुड हो गया 18 अबव। ये एजेस भी पूछ ली जाती हैं, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, at which level is morality externally controlled? morality externally controlled मतलब एक्सटर्नल कोई सोर्स है, मे इट बी पेरेंट, योर स्कूल टीचर, योर नेबर, सोसाइटी, वो बता रहे हैं बच्चे को कि मॉरलिटी सही गलत की पहचान वो करवा रहे हैं, उन्होंने रूल सेट किए हैं। किस स्टेज में वो चीज बाहर डिपेंड होती है, मतलब हमारे पेरेंट पे डिपेंड है, हमारे टीचर पे डिपेंड है, हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करती है बच्चे की मॉरलिटी? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कन्वेंशनल लेवल, ठीक है? आई थिंक इसमें प्री कन्वेंशनल लेवल भी हो सकता है क्योंकि तब भी बच्चा छोटा ही है, तो प्री कन्वेंशनल इज द करेक्ट वन। हम प्री कन्वेंशनल आंसर करेंगे। वैसे तो कन्वेंशनल में भी बच्चा बाहर के ही रूल फॉलो कर रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ही मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ऑप्शन इसमें, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। कन्वेंशनल भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें भी जो बच्चा है वो या तो सोसाइटी के रूल फॉलो कर रहा है या तो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया उनको फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां भी मॉरलिटी क्या है? एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर ही डिपेंड है, वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोनों ही आंसर करेक्ट हो सकते हैं इसमें, ओके? तो आप अगर दोनों में से किसी एक पे टिक लगा लोगे आपका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ग्रेस मार्क मिल जाती है जनरली। और इनकी थ्योरी से एक और चीज आपने याद रखनी है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो
कितने लेवल और कितने स्टेजेस हैं इनकी थ्योरी में? कर दो कमेंट जल्दी से। कितने लेवल हैं और कितने स्टेजेस हैं? लेवल हैं 3 और स्टेजेस हैं 6। ओके, बताया है मैंने डिटेल में, अगर आपको याद होगा। अभी आज की क्लास आपकी 100 पीवाईक्यूज की है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी हर चीज। नेक्स्ट है द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट, बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग। नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू ऑप्शन ए जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। नेचर यहाँ पे क्या है? नेचर है आपकी जेनेटिक्स और नर्चर है यहाँ पे एनवायरमेंट। नर्चर क्या है? एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू जी स्टैनले हॉल, जर्शिल्ड, ईएल थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो। किसने दी है ये स्टेटमेंट? ये दी है स्टैनले हॉल ने। ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है, काफी बार पूछा गया है कि एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है, याद रखना है। Next question is toy age refers to early childhood, late childhood, babyhood, all of these. Babyhood का मतलब है infant. टॉय एज कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड को। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अर्ली चाइल्डहुड करें या इन्फेंसी करें, तो ज्यादा प्रेफरेंस देखो, दोनों ही स्टेजेस में बच्चा टॉयज के साथ खेल रहा होता है, दोनों में खेल रहा होता है, नो डाउट, लेकिन हमारी जो प्रेफरेंस है वो अर्ली चाइल्डहुड को ज्यादा जाएगी, उस एज को टॉय एज कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्वायर करना, भाषा अर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील काल है? फिर प्री नेटल पीरियड, मिडल चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। याद करो, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होती है? करो कमेंट जल्दी से। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में होती है? फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होती है? करो कमेंट। अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में किस एज में होता है बच्चा? अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 साल का। इस एज का जो बच्चा होता है ना, सबसे ज्यादा फास्ट होती है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सेंसिटिव पीरियड भी फिर इसी को बोला गया है, मोस्ट क्रूशियल पीरियड भी इसी को बोला गया है, अर्ली चाइल्डहुड को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एनिमिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ पियाजेस स्टेजेस? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। प्रीवियस क्लासेस लगाई हैं सभी ने? बताओ यस और नो करके। प्रीवियस क्लासेस लगाई हैं सभी ने? बिल्कुल डिटेल में करवाई है मैंने ये सारी स्टेजेस। जिन्होंने नहीं लगाई है, प्लेलिस्ट में जाना आप, और वहां पे आपको प्रीवियस साइकोलॉजी का कंटेंट मतलब मिल जाएगा, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो जरूर देखना आप उनको, भी फायदा है आपको इस वन शॉट को देखने का भी। ठीक है, चलिए। एनिमिज्म किसका कैरेक्टर है भाई? प्री ऑपरेशनल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्री ऑपरेशनल का बच्चा होता है अर्ली चाइल्डहुड वाला। व्हाट इज एनिमिज्म? ये भी पता होना चाहिए आपको, जनरल नॉलेज पेपर में तो शायद ही पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एनिमिज्म होता है, जैसे छोटे बच्चे आपने नोटिस किया होगा, उनके लिए नॉन लिविंग थिंग्स भी लिविंग ही है। कई बार उनको चोट लग जाती है, मान लो किसी टेबल से, तो पेरेंट बोलेंगे कि टेबल को मारते हैं क्योंकि इसने हमारे बच्चे को मारा। तो बच्चा बड़ा खुश होता है कि अच्छा हुआ टेबल को भी मार पड़ी, क्योंकि उसको लगता है कि उसमें भी फीलिंग है, उसको भी लग रही होगी अब चोट जब उसको मार पड़ रही है। तो दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग रेफर्स टू। मतलब सिंपल है, स्कैफोल्डिंग क्या है? सिमुलेशन टीचिंग, recapitulation of previous learning, temporary support in learning by adult, ascertaining the causes of mistake done by student. What is scaffolding? हमने वाइगॉत्स्की की थ्योरी में पढ़ी है scaffolding, है ना, पढ़ा है आपने, अभी पीछे भी मैंने आपको बताया। लेकिन इससे रिलेटेड आप एक और चीज याद रखोगे, पहले तो आंसर जान लो। ऑप्शन सी टेम्परेरी सपोर्ट होता है ये टेम्परेरी हेल्प इसको बोला जाता है, जो कि कोई हमसे मोर नॉलेजेबल अदर जो है पर्सन वो हमें देगा, टेम्परेरी हेल्प। आपने एक और क्वेश्चन याद रखना है यहाँ से, टर्म स्कैफोल्डिंग किसने दी है किसी को पता तो कर दो कमेंट। टर्म स्कैफोल्डिंग किसने दी है? ब्रूनर। इनका नाम जरूर याद रखना। बेशक वाइगॉत्स्की ने अपनी थ्योरी में इस टर्म का यूज किया है, लेकिन ये टर्म दी किसने है? ब्रूनर ने दी है। नेक्स्ट है द सेल्फ सेंटर्ड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड इज, मतलब ईगो सेंट्रिक है बच्चा, अपने मतलब से काम करेगा, अपना फायदा देखेगा बच्चा। कौन सी स्टेज का बच्चा होता है ऐसा? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज
ये होती है अर्ली चाइल्डहुड। कौन सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड, याद रखना है आपने। बालक की आत्म केंद्रित अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रूड, कार्ल रोगर। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल दिया है एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है आपको, डायरेक्ट याद रखो, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल एरिक एरिक्सन ने दिया है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी कौन सी थी? साइको सोशल थ्योरी। यहीं आप जीन पियाजे की थ्योरी का नाम भी याद रखना, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इनके तो 2-3 नाम और भी हैं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको डायनेमिक थ्योरी, ये सारे सिगमंड फ्रूड की थ्योरी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इस तरह के क्वेश्चन में देखो ऑड इवन आउट कर सकते हो आप। कॉग्निटिव होता है आपका ब्रेन से रिलेटेड, ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म इज एसोसिएटेड विद। किसने कहा था कि अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है? तो ये ईगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट दिया किसने है? वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, चॉम्स्की। ये दिया है ऑप्शन बी, जीन पियाजे ने। पियाजे को याद रखना, इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ग्रोथ, बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किस डेवलपमेंट का पार्ट है? फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। या यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट लिखा होता तो वो भी करेक्ट होता। क्लियर। नेक्स्ट, एट विच स्टेज डज द पीयर ग्रुप बिकम हाईली इन्फ्लुएंशियल? मतलब कौन सी स्टेज में पीयर ग्रुप से बच्चा बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। सबको आंसर आता होगा इसका तो। सबसे ज्यादा खुद पे सोचो, कौन सी एज में आपके फ्रेंड्स का असर आपके ऊपर सबसे ज्यादा था? एडोलेसेंस, टीन एजर में। 20 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज फॉर्मुलेटेड बाय। न जाने कितनी ही बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, किसने दी है? पैवलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोलर। ये दी है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था? कैट के ऊपर। पैवलव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसका एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर था। स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसका एक्सपेरिमेंट रैट या पीजन के ऊपर था। कोलर ने दी है इनसाइट थ्योरी। देखो बाकी ऑप्शन भी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी, बता दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद बी.एफ. स्किनर, इवॉन पैवलव, एल्बर्ट बंडूरा, कर्ट ल्यूइन। चलो करो इसका कमेंट, अभी बताया मैंने आपको, करो इसका आंसर कमेंट जल्दी से। किसने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? इवॉन पैवलव। किसने दी है? इवॉन पैवलव। डॉग के ऊपर किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट। In Pavlov experiment, the dog's salivation to the bell alone is called unconditioned response, conditioned response, unconditioned stimulus, conditioned stimulus. सबसे पहले तो आ जाओ Pavlov के एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। एक्सपेरिमेंट था रैट के ऊपर। कौन सी टाइप ऑफ लर्निंग हुई है यहाँ पे? स्टिमुलस स्टिमुलस या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ये याद रखो। 2 स्टिमुलस इन्होंने यूज किए थे, एक बेल, एक फूड। अब देखो डॉग के सामने फूड प्रेजेंट करोगे, अगर भूखा है वो, सलाइवेशन तो नेचुरल प्रोसेस है, सलाइवा निकलेगा ही उसका, है ना, जो लार निकलती है, जो सलाइवा है वो निकलेगा ही निकलेगा खाने को देख के। दूसरा स्टिमुलस जो उन्होंने यूज किया था बेल। खाली बेल बजा दो भूखे कुत्ते के सामने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मतलब ही नहीं है, पता नहीं क्यों बजा दी। लेकिन अगर आप उसकी कंडीशनिंग करवा रहे हो, खाने के साथ उसको एसोसिएट करवा रहे हो कि जब खाना बेल बजेगी तो अब तुझे खाना मिलेगा, तो वहां क्या वो करवा रहे हैं? हम कंडीशनिंग करवा रहे हैं डॉग की। अगर कंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस बना दिया हमने बेल को, मतलब कंडीशनिंग करा दी हमने बेल की फूड के साथ, तो फिर क्या होगा? खाली बेल बजाने पे भी तो डॉग की सलाइवेशन होगी ना। तो अब जो बेल है वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया है, पहले वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था जब सलाइवेशन नहीं हो रही थी। और कंडीशनड स्टिमुलस बनने के बाद बेल से सलाइवेशन हो जाती है डॉग की। तो आपको क्वेश्चन आया है, डॉग सलाइवेशन टू द बेल अलोन इज कॉल्ड, मतलब खाली बेल बजाने पर भी डॉग की सलाइवेशन हो रही है, तो क्या है? ये है आपका कंडीशनड
रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स। सलाइवेशन क्या है? रिस्पॉन्स है ना, बेल है स्टिमुलस। तो ये अब आपने याद रखनी है पूरी थ्योरी, वैसे तो मैंने ये भी डिटेल में करवाई है। और मैं एक और चीज बता दूं आप सबको, हमारे पेड कोर्स भी अवेलेबल है आपके लिए, मेनली प्रैक्टिस सीरीज का कोर्स आजकल अवेलेबल है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिन भी एस्पिरेंट को वो कोर्स लेना है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो या फिर हमें कॉल भी कर सकते हो और डिटेल ले सकते हो कोर्सेज की। ठीक है, चैप्टर वाइज उसमें सब चीजें करवाई गई हैं, आपको वहां पे पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, हर चीज मिलेगी, थ्योरी भी मिलेगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी, तो जिनको करना है वो कर सकते हैं ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, साइन लर्निंग, इनसाइट लर्निंग। दूसरा नाम क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, ये पूछा गया है आपसे। अभी हमने पढ़ा ऑपरेंट कंडीशनिंग ऊपर ना, स्किनर ने दी हुई है, इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसको थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी बोला जाता है। और किसने दी है? ये स्किनर ने दी है। स्किनर्स इसके साथ साथ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के लिए भी फेमस है, उन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइट लर्निंग वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय थॉर्नडाइक, पावलोव, वोल्फगैंग कोहलर, स्किनर। ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया। किसने दी है इनसाइट लर्निंग थ्योरी? बताओ किसने दी है? कोहलर ने दी है। कोहलर के साथ साथ कई बार हमें कोफका का नाम भी लिखा हुआ मिलता है और वर्दहाइमर का नाम भी लिखा हुआ मिलता है। और इसमें जो ये जो वर्दहाइमर है, इनको फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म भी बोला जाता है, फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ चिंपैंजी यूज्ड इन कोलर एक्सपेरिमेंट वाज। क्या नाम था चिंपैंजी का? लगाई है जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस, उनको तो जरूर आता होगा, और जिनको ऐसे भी याद है वो भी बता दो, क्या नाम है कोलर की चिंपैंजी का? देखो, कोलर ने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे चिंपैंजीज के ऊपर किया था, ऐसा नहीं था कोई एक चिंपैंजी था। उनमें से सबसे फेमस था सुल्तान, क्योंकि वो था सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बंडूरा, वाइगॉत्स्की, पियाजे, फ्लूइड। ये भी मैंने आपको पीछे बताया अभी, क्या किसने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी? वाइगॉत्स्की ने। बाकी चीजें तो चलो इनके बारे में हमने जान ली। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कॉग्निशन में, कि हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लैंग्वेज भी। और इन्होंने कहा था लैंग्वेज एज अ टूल, लैंग्वेज एक टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ये पॉइंट आप याद रखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, विच इज द हाईएस्ट नीड इन द हायरार्की? सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल नीड। हाईएस्ट होती है हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और ये भी मैंने डिटेल में करवाया है। सबसे नीचे होती है फर्स्ट लेवल पे फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरे लेवल पे होती है लव एंड सॉरी सेफ्टी नीड्स, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिफ्थ नंबर पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अच्छा, फोर्थ नंबर पे कौन है? बताओ जल्दी, कौन है फोर्थ नंबर पे? फोर्थ लेवल पे कौन है? इस तरह का हायरार्की बनवाई थी ना मैंने, याद होगी अगर आपको। फोर्थ लेवल पे कौन है? सेल्फ एस्टीम। ठीक है, याद रखना। एन इंटरनल फोर्स दैट कंपेल अ स्टूडेंट टू स्टडी फॉर एग्जाम इज। एक आंतरिक शक्ति जो एक छात्र को परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए मजबूर करती है, वह है, सबको आंसर आता होगा। आप सब एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो, क्या चीज कर रही है आपको, मतलब क्या है वो चीज जिसकी वजह से आप तैयारी कर रहे हो? रिवॉर्ड, मोटिवेशन, पनिशमेंट, प्रेज। ये तो सब आंसर कर सकते हैं, तो जितने भी एस्पायरेंट देख रहे हैं जल्दी से कर दो इसका कमेंट आंसर। क्या है वो एक चीज जो आपको मोटिवेट कर रही है पढ़ने के लिए? तो मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 29th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भाई। नेक्स्ट है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड प्रेज एंड ब्लेम, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कॉम्पिटिशन, ऑल ऑफ अबव। मोटिवेशन होती है दो तरह की, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक एज द नेम इंडिकेट, बाहर से मिलेगी आपको, जैसे आपके मान लो पेरेंट मोटिवेट कर रहे हैं, या आपको कोई चीज चाहिए होगी उसके लिए आप काम कर रहे हो, वो चीज क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक होती है अंदर से,
जिनको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है लेकिन उनको अंदर से मोटिवेशन खुद से है कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का लोकस हमेशा इनसाइड होगा, एक्सट्रिंसिक का लोकस हमेशा आउटसाइड होगा। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी हुई इसमें से? कौन सी हुई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? सारे के सारे, ऑल ऑफ अबव। प्रेज कोई कर रहा है तो वो भी बाहर से कर रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है वो भी बाहर से ही कर रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है आपको कोई और दे रहा है, बाहर से आ रही है मोटिवेशन, उससे भी पनिशमेंट से भी बाहर से आएगी मोटिवेशन, कंपटीशन भी बाहर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही क्या है? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। कर लो याद इनके नेम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये एक कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने दिए हुए हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये हैं तीनों प्राइमरी लॉज। और थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है भाई, थॉर्नडाइक को याद रखना। नेक्स्ट है व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस टू लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति में सीखने में कोई अंतर पैदा नहीं करता तो इसे कहा जाता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रीवियस लर्निंग और न्यू लर्निंग में एक दूसरे का, तो उसे कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं इसको? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये भी आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है, जिसमें 3 तरह के ट्रांसफर बताए इन्होंने, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, गेस्टाल्ट थ्योरी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ प्रोग्राम लर्निंग किसने दी है? अभी बताया था पीछे मैंने, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम लर्निंग, ये स्किनर ने दी है। उन्हीं की थ्योरी से रिलेटेड हो सकती है ना, कौन सी थ्योरी दी है स्किनर ने? ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स एज अ होल टू चेंज बिहेवियर परसेप्शन। गेस्टाल्ट का क्या मतलब है? होल। क्या मतलब है? होल, संपूर्ण। पनिशमेंट इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर, नेगेटिव रीइंफोर्सर, नॉट अ रीइंफोर्सर एट ऑल, नन ऑफ दिस। दो चीजों की बात की है स्किनर ने अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, एक रीइंफोर्समेंट की, एक पनिशमेंट की। रीइंफोर्समेंट होता है कोई चीज बच्चे के सामने प्रेजेंट या उसको रिमूव कर देना, जैसे मान लो बच्चे का टेस्ट है और आप चाहते हो वो अच्छा स्कोर करे, तो आप क्या कर रहे हो उसको बोल रहे हो कि अगर तूने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए या टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए तो मैं तुझे चॉकलेट ला के दूंगी, या फिर उसको पता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके पेरेंट कुछ ना कुछ उसको देंगे। या फिर मान लो बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसके सराउंडिंग में कोई नॉइस है, मान लो डीजे लगा है बाहर वाले रूम में, तो पेरेंट ने क्या किया, डीजे बंद कर दिया, डोर बंद कर दिए बच्चे के, डीजे भी बंद कर दिए, तो वहां से रिमूव कर दी कोई चीज है ना उसके सराउंडिंग से, ताकि नॉइस ना हो और वो पढ़ सके। तो ये दोनों चीजें क्या है? री इन्फोर्समेंट। पनिशमेंट आपको पता है, थप्पड़ लगाना, मार लगाना, डांट लगाना, दिस इज ऑल पनिशमेंट, या उसकी कोई फेवरेट चीज उससे अलग कर देना। पनिशमेंट हमने कभी भी बच्चे को नहीं देनी है, और पनिशमेंट कभी भी री इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती है, नॉट अ री इन्फोर्समेंट एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे री इन्फोर्सर है, री इन्फोर्समेंट में जो चीजें दी जाती हैं या ली जाती हैं बच्चे से वो री इन्फोर्सर होती हैं। पॉजिटिव री इन्फोर्सर हुआ कि कोई चीज आपने बच्चे के सामने प्रेजेंट की, चॉकलेट या उसकी फेवरेट टॉय या कुछ और। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट हो गया जो मैंने अभी डीजे का एग्जांपल दिया कि डीजे हटा दिया, रिमूव कर दिया या बंद कर दिया ताकि बच्चा पढ़ सके आराम से, दैट इज नेगेटिव री इन्फोर्सर। यहाँ तक क्लियर सभी को? 35 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी और भी बहुत बचते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच साइकोलॉजिस्ट गेव द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है? कर्ट लुइन, ईसी टॉलमैन, सीएल हल, जेबी वॉटसन। करेक्ट आंसर इज कर्ट लुइन। किसने दी है? कर्ट लुइन, याद रखना है नाम। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय हल, मैस्लो, एटकिंसन, मैक्लिएट। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी काफी बार पूछी गई है एग्जाम में, ये हल ने दी है, डायरेक्ट याद रखो इसको भी। Learning by doing is effective because children like it. It promote rote memory. It involve active participation. It keeps the teacher free. Correct answer is active participation of child होती है इसमें। ठीक है,
और ये लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जॉन ड्यूई। पूछा जा सकता है। प्लेट्यू इन लर्निंग इंडिकेट arrested progress in learning, high interest in learning, rapid growth in learning, end of learning। जैसे मान लो ये है आपका लर्निंग कर्व, लर्निंग हो रही है फिर एक टाइम पे आके प्लेट्यू बन रहा है इस तरीके का। सबसे पहली बात, लर्निंग कर्व हरमन एबिंगहॉस ने दिए हैं। किसने दिए हैं? हरमन एबिंगहॉस ने दिए हैं। और इस तरह का कर्व बन जाए जब प्लेट्यू बन जाता है, जैसे ये प्लेट्यू है, तो इसका मतलब है कि क्या हो गया है, लर्निंग जो है वो अरेस्ट हो चुकी है, सैचुरेट हो चुका है। अब उससे ज्यादा बच्चा पढ़ने का मन नहीं है, या तो वो पढ़ ही नहीं सकता है, उससे ज्यादा चीजें नहीं पढ़ सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेटेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय टोलमैन, स्किनर, पेवलोव, बंडूरा। करेक्ट आंसर इज टोलमैन। लेटेंट लर्निंग क्या होता है? मान लो कोई चीज बच्चे ने लर्न की, सीखी कोई चीज, ठीक है, अब वो तब तक उस चीज को नहीं दर्शाएगा जो चीज उसने सीखी है, या नहीं दिखाएगा जब तक उसको री ना दी जाए। दैट इज लेटेंट लर्निंग। क्लियर? याद रखना है इसको, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? अल्फ्रेड बिने, लुइस टर्मन, डेविड वेशलर, रेमंड कैटल। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है अल्फ्रेड बिने को। नेक्स्ट है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू इज। चलिए डायरेक्ट आंसर बताइए, क्या होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू? इंटेलिजेंस क्वोशंट। ऑप्शन ए, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलो आपके लिए क्वेश्चन है, रिवाइज्ड फॉर्मूला किसने दिया फिर? आईक्यू का रिवाइज्ड फॉर्मूला किसने दिया है? कमेंट करना है सभी ने, ठीक है, जो बाद में भी देखेंगे वीडियो वो भी जरूर कमेंट करेंगे। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, ईएल थॉर्नडाइक, लुइस थर्स्टन, होवर्ड गार्डनर। किसने दी है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ये दी है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, किसने दी है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। बाकी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। गार्डनर की बात की जाए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है इन्होंने। लुइस थर्स्टन की बात करें, इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है। थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है। तो ये नाम भी आपने याद रखने हैं विद देयर थ्योरीज। हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस वर इनिशियली प्रपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर? 5, 7, 9, 12। कितनी दी है? बताया है मैंने आपको क्लास में। आई थिंक 8 टाइप्स थे ना, यहाँ पे 5, 7, 9, 12 लिखा हुआ है। कितने टाइप थे बताओ? मुझे तो जहां तक याद है 8 टाइप दिए थे उन्होंने। 8 टाइप है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, 8 ही होना चाहिए। ऑप्शन बी, अब करेक्ट करेंगे हम बी, ठीक है। 8 टाइप दिए थे उन्होंने। नेक्स्ट है, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज डेवलप्ड बाय। साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये भी मैंने अभी पीछे डिस्कस किया आपके साथ। कार्ल जंग, सिगमंड फ्रूड, एल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्ने। करेक्ट आंसर इज सिगमंड फ्रूड। और इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोला जाता है, ये भी पीवाईक्यू है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड द इड वर्क ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। इड वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, और रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है ईगो, मॉरलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है सुपर ईगो। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वर्ड क्लासिफाइड बाय कैटल, कार्ल जंग, एल्पोर्ट, शेल्डन। कार्ल जंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्ल जंग ने दी हुई है। नेक्स्ट है, रॉर्शच इंकब्लॉट टेस्ट इज अ डैश टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, साइकोमेट्रिक। इट्स करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्टिव टेक्निक है ये। रॉर्शच इंकब्लॉट टेस्ट कैसी टेक्निक है? प्रोजेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिलफोर्ड, थर्स्टन, वर्नन, स्टर्नबर्ग। अभी बताया पीछे, किसने दी है? लुइस थर्स्टन ने, जिसमें उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की हुई है। और ये भी क्वेश्चन है कि कितनी प्राइमरी एंड मेंटल एबिलिटीज की बात लुइस थर्स्टन ने की है।
नेक्स्ट है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय रेमंड कैटल, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, आर्थर जेनसन, फिलिप वर्नन. करेक्ट आंसर इज आर कैटल, दैट इज रेमंड कैटल. फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? रेमंड कैटल ने दी है, याद रखना. इसी के साथ 50 क्वेश्चन हो गए. आ रहा है मजा सभी को? 50 क्वेश्चन कर लिए. जिन एस्पायरेंट ने प्रीवियस क्लासेस लगाई हैं, मजा आ रहा है? लग रहा है कि आपको याद है चीजें प्रीवियस क्लासेस की, और नए एस्पायरेंट उनको भी आ रहा है मजा? लग रहा है कुछ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो सभी लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे. चलिए 51 क्वेश्चन के साथ चलते हैं. थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT वाज डेवलप्ड बाय मूरे मॉर्गन, रॉसराच, एल्पोर्ट, आइजेंक. किसने दिया है ये? मूरे एंड मॉर्गन. Triarchic theory of intelligence was formulated by Howard Gardner, Robert Sternberg, Jean Piaget, Goleman. Triarchic theory दी है स्टर्नबर्ग ने. होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जीन पियाजे ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेनियल गोलमैन ने दी है बहुत ही फेमस थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट. ठीक है, याद रखना. A child with an IQ of 140 above is classified as moron, average, gifted, dull. 140 above gifted होता है. एवरेज का कितना होता है? 90 to 110. ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है आपने. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT फॉर पर्सनैलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाय जंग, फ्रूइड, गैल्टन, एडलर. किसने दिया है ये? गैल्टन. दिया नहीं, पहले सबसे पहले यूज किसने किया है? गैल्टन ने किया है. Who gave the structure of intellect SOI model? JP गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन, बिने. ये दिया है गिलफोर्ड ने. तो आता है क्वेश्चन एग्जाम में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया है? तो JP गिलफोर्ड ने. Which part of personality according to Freud act as a major judge or conscience? Id, ego, superego, libido. Correct answer is superego. मेजर जज और कॉन्साइंस. फ्लूइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक न्यायाधीश या विवेक के रूप में कार्य करता है? वो है सुपर ईगो. Emotional intelligence is widely known due to the work of Daniel Goleman, John Mayer, Peter Soloway, Howard Gardner. गोलमैन इन्होंने दी थी ना थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसीलिए. ठीक है. 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एल्पोर्ट, कैटल, जंग, आइजेंक. 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने डेवलप किए हैं? कैटल ने किए हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1905, 1908, 1912, 1916. व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? 1908. और ये आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन, किसने दिया था? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सभी एस्पिरेंट ने कमेंट जरूर कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमैटोटाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय शेल्डन, क्रेट्शमर, जंग, हिपोक्रेट्स. सोमैटोटाइप थ्योरी मैंने करवाई है, ये भी किसने दी है? शेल्डन ने दी है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद द डिफिकल्टी इन लैंग्वेज डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया. कौन सा? रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिव, स्पीकिंग. रीडिंग डिसऑर्डर. राइटिंग डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया. कैलकुलेटिंग डिसऑर्डर को डिसकैलकुली. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. A child who has difficulty in writing legibly may be suffering from, मतलब बैड हैंड राइटिंग है. किस चीज से सफर होगा? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुली, ADHD. करेक्ट आंसर इज डिस्ग्राफिया. लैंग्वेज राइटिंग नहीं है अच्छी, तो डिस्ग्राफिया हो सकता है. डिसकैलकुली इज लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मोटर स्किल, लैंग्वेज कंपोजिशन, मैथमेटिकल स्किल, रीडिंग फ्लुएंसी. करेक्ट आंसर इज कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मेनली. Inclusive education assumes that we should change the dash to fit the dash. System, child, child, system, environment, family, child characteristic. What would be the correct answer? We should change the system to fit the child. System को change करना है ताकि बच्चा उसमें fit हो सके. Children with special needs should be educated in special school, homeschooling setup, inclusive classroom along with normal children या vocational center. Correct answer is option C, inclusive classroom along with normal children.
Which of the following is the characteristic of creative learner? Rote learning expert, passive listener, divergent thinking, convergent thinking. Creative learner होता है divergent thinker. कैसा होता है divergent thinker? याद रखना. Creativity, brain का कौन सा हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? राइट हेमिस्फीयर. ये भी पॉइंट आप याद रखना. The term ADHD stand for Attention Deficient Hyperactivity Disorder. डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, फिर से रिपीट करेंगे सारे. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Option A is the correct answer. Gifted students are generally independent in their judgment, introvert in nature, non-assertive of their need, depend on teacher. कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी जजमेंट को लेकर. वो किसी के ऊपर मतलब किसी के दबाव में आके कोई जजमेंट नहीं देते. जो उनके मन में होगा वो वही जजमेंट देंगे. Provision for education of gifted children can be made through acceleration, enrichment programs, special classes, all of above. All of above is the correct answer. Orthopedically impaired children are likely to have अस्थि विकलांग मतलब हड्डियों से कोई दिक्कत हो बच्चों की रिलेटेड, उसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थाइमिया, डिसकैलकुली. एक ही ऑप्शन अलग है ना, डिस्थाइमिया. यही है करेक्ट आंसर. डिस्थाइमिया नहीं होगा. एक सेकेंड. डिस्ग्राफिया भी हो सकता है. मान लो हाथ की हड्डियां या बाजू की हड्डियां वीक हैं तो बच्चा लिख भी नहीं पाएगा ना. डिसलेक्सिया तो नहीं होगा, वो तो लैंग्वेज डिसऑर्डर है. डिस्ग्राफिया हो सकता है. लेट मी चेक. मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेती हूँ. हाँ, डिस्ग्राफिया ही होगा. ठीक है. ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर जो चिल्ड्रन रहते हैं उनमें हो सकता है डिस्ग्राफिया हो. डिस्थाइमिया आपका मेनली डिप्रेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव. क्या चीज इंप्रूव होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग से? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी या फिर एप्लीकेशन. करेक्ट आंसर इज क्रिएटिविटी. ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड किसके लिए यूज होता है? ज्यादातर क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी डिसेबिलिटी? ब्लाइंडनेस, डीफनेस, इंटेलेक्चुअल, लो विजन. हमारी सेंसेस से रिलेटेड अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है वो पूछा गया है. 5 मेजर सेंसेस होती है: आई, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड टच. इनमें से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो एक सेंसरी डिसेबिलिटी नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड डिसेबिलिटी है ये. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर 2016. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्ट याद रखना. 21 डिसेबिलिटीज मेंशन की गई हैं इसमें, इस एक्ट में. ठीक है. Who developed the script for visually challenged learner? लुइस ब्राइल, हेलन केलर, थॉमस एडिशन, एल्फ्रेड बिने. ब्राइल स्क्रिप्ट किसने बनाई है? लुइस ब्राइल ने. इन्हीं के नाम पे पढ़ी है, पढ़ा है नाम भी. Creative children usually demonstrate high IQ but low creativity, fluency, flexibility, originality in thinking, rote replication of text, strict adherence to rules. ऑप्शन बी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग. ये क्रिएटिविटी या क्रिएटिव चाइल्ड के फीचर हैं. बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेस IQ बिलो 70, एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर कैपेसिटी एज, हाई क्रिएटिविटी, एक्सेप्शनल लीडरशिप क्वालिटीज. एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर कैपेसिटी एज, अपनी क्षमता की आयु से कम शैक्षिक उपलब्धि. द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी प्रीनेटल ब्रेन डैमेज, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल डिप्राइवेशन. ऑल ऑफ दीज सारे रीजन हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के. इंटीग्रेशन ऑफ डिफेक्टिव चाइल्ड विद नॉर्मल चिल्ड्रन रेफर्स टू, मतलब एक आप मान लो फिजिकली या मेंटली दोनों तरीकों से किसी बच्चे में कोई दिक्कत है, उसको हम नॉर्मल क्लास में ही पढ़ा रहे हैं बाकी बच्चों के साथ, तो इस तरह की एजुकेशन को क्या बोला जाता है? स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक्सक्लूसिव या फिर नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन. Giftedness from a teacher perspective is a combination of high ability, high creativity, high commitment. पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन में जाने की नीड ही नहीं है. जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए 3 रिंग मॉडल आया था. और कौन लेकर आए थे? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ये लेकर आए थे रेंजुली, जिसमें उन्होंने 3 कैरेक्टर बताए थे गिफ्टेड बच्चों के. आपने निमोनिक याद रखना है, ACC.
ए से क्या है? एबिलिटी, सी से है क्रिएटिविटी और सी से ही है कमिटमेंट। ये 3 कैरेक्टर रहते हैं गिफ्टेड बच्चों के अकॉर्डिंग टू रेंजुली 3 रिंग मॉडल। डिस्फ्रेक्सिया इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड होता है डिस्फ्रेक्सिया? रीडिंग डिफिकल्टी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्टी, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर मूवमेंट या स्पीच फ्लुएंसी? Dyspraxia, it is related to coordination of motor movement. Continuous and comprehensive evaluation emphasizes continuous testing to minimize error, how learning can be observed, recorded, and improved, redundancy of board exam, fine tuning of to test with the board. Correct answer is option B. How learning can be observed, recorded, and improved. Formative assessment is conducted at the end of term exam only through standardized test during the teaching learning process before starting the session only. Formative assessment याद रखना during the course होती है और summative assessment end of the course होती है, ये भी पूछा जा सकता है. Assessment for learning takes into account the following except learning style of student, strength of student, need of student, mistake of student. Assessment for learning का मतलब है formative assessment. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट का पता चलता है, नहीं चलता है, मतलब इसमें टेक इनटू अकाउंट मतलब वो लर्निंग स्टाइल भी चेक करेंगे स्टूडेंट का फॉर्मेटिव असेसमेंट में, स्ट्रेंथ भी जानेंगे बच्चे की, नीड ऑफ स्टूडेंट भी जानेंगे, लेकिन मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाएगा, उसको नहीं बोला जाएगा कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, उसको इम्प्रूव कराया जाएगा रादर. National Curriculum Framework was published in the year 2000, 2002, 2005, 2009. What would be the correct answer? 2005. NCF 2005. In a child-centered classroom, the teacher acts as director, dictator, facilitator, passive spectator. Correct answer is facilitator. मतलब simple help करनी है आपको बच्चों की जहां जरूरत है, उसको कहा जाता है facilitator. Micro teaching is used for teaching difficult concept, developing specific teaching skill, teaching large classes, assessment of student learning. देखो आप सबने माइक्रो टीचिंग की होगी बीएड में, क्या चीज इंप्रूव करनी थी उसमें आपने? स्किल्स अपनी, टीचिंग स्किल, डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल. The standard duration of micro teaching cycle in India is 30 minutes, 36 minutes, 40 minutes, 45 minutes. कितनी टाइम की थी आपकी माइक्रो टीचिंग? 36 minutes. Which method is most suitable for studying a child's behavior in natural setting? Experimental, observational, case study, interview. ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्व करना है आपको उसके एनवायरमेंट में क्या चीजें वो कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे औरों के साथ बिहेव कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है सबसे नेचुरल सेटिंग वाला. रोट लर्निंग इज डिस्करेज्ड बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट किल क्रिएटिविटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, टीचर डू नॉट लाइक इट, इट मेक ट्रैकिंग प्रोग्रेस इजी. देखो रोट लर्निंग आपको पता है रट्टा मारना सबसे वर्स्ट तरीका है ये टीचिंग का. अगर किसी को मतलब टीचिंग कर रहा है कोई तो कभी भी रोट लर्निंग नहीं करवानी है बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों की क्रिएटिविटी किल कर देती है और डीप अंडरस्टैंडिंग बच्चा इससे नहीं कर पाता है. डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन एजुकेशन इज डन टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ चाइल्ड इन क्लास, specific weakness or learning gaps of the child, eligibility of child for scholarship, physical efficiency of the child. डायग्नोज करना मतलब क्या गड़बड़ है बच्चे के साथ, तो वो स्पेसिफिक वीकनेस चेक करना या लर्निंग गैप चेक करना बच्चे का. रेमेडियल टीचिंग इज प्रोवाइडेड, क्यों प्रोवाइड की जाती है रेमेडियल टीचिंग? बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, टू क्लियर स्पेसिफिक लर्निंग गैप, टू गिफ्टेड चिल्ड्रन ओनली, एट बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर. मतलब किसको प्रोवाइड कराई जाती है? रेमेडीज किसको देते हैं? जहां पे पता है कि कोई चीज हमने डायग्नोज की होगी है ना, बच्चे की कोई गड़बड़ होगी तो उसके लिए रेमेडीज दी जाती हैं, तो वो कहाँ होती हैं? आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टू क्लियर स्पेसिफिक लर्निंग गैप. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. According to NCF 2005, error are important because they provide a way to scold children, help the teacher eliminate weak student, provide an insight into the child's thinking and help identifying solution, do not matter at all. एरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें क्या पता चलता है बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस का, और हम कैसे चल रही है, मतलब क्यों गलत कर रहा है बच्चा, और साथ के साथ उसको हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं.
द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज प्लानिंग, क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन। आप यहाँ पे ऑड वन आउट भी कर सकते हो, साफ पता चल रहा है इवेल्युएशन सबसे लास्ट में होगा, एग्जीक्यूशन तो बीच में होगा, क्रिएटिंग अ सिचुएशन भी स्टार्टिंग जैसे में होगा, प्लानिंग भी स्टार्ट में ही करना पड़ेगा। तो क्या आंसर होना चाहिए? सबसे पहले तो एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर हम प्लान करना शुरू करेंगे चीजें। ओके, हु इज प्रोपाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड ऑफ एजुकेशन? फ्रेडरिक फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी, जॉन ड्यूई, किलपैट्रिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी मेथड दिया था, जॉन ड्यूई ने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया है, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय काल्डवेल, कुक, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, स्पेंसर। प्लेवे मेथड फ्रोबेल ने दिया हुआ है। किसने दिया है? फ्रोबेल ने दिया है, याद रखना। किंडरगार्टन मेथड और प्लेवे मेथड सेम ही है ना, है तो एक ही चीज, लेकिन इसमें एक वो होता है, नाम अलग है, तो दोनों ने अलग अलग ने दिया था। जैसे किंडरगार्टन मेथड फ्रोबेल को जाता है क्रेडिट। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि प्लेवे मेथड किसने दिया है, तो आप कुक का नाम लोगे, ग्लैडवेल कुक का। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा आप। The main objective of teaching is to pass information, to dictate notes, to facilitate student learning and all-round development, to prepare student for jobs only. तो साफ पता चल रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। पीयर ट्यूटरिंग मीन्स, पीयर ग्रुप कौन होते हैं? हमारे एजमेट, जैसे हमारे क्लासमेट, हमारे फ्रेंड हो गए, है ना, पीयर ग्रुप। तो पीयर ट्यूटरिंग क्या हुआ? टीचिंग बाय प्रोफेशनल टीचर, टीचिंग और मेंटरिंग बाय स्टूडेंट बाय अनदर स्टूडेंट of the same age class, online learning, teaching by parent। अभी मैंने explain भी किया, ऑप्शन बी is the correct answer। National Education Policy 2020 replaces which structure of school education? 10+2 structure with 5+3+3+4। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 सिस्टम से चेंज कर दिया गया है अब। Action research is conducted to develop new scientific law, solve immediate classroom problem, compare education system across countries, write textbook। solve immediate classroom problem, action research इसीलिए की जाती है। cognition and emotion are dash each other, independent, interwoven, not related, contradictory। interwoven, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये थे आपके टॉप 100 साइकोलॉजी के पीवाईक्यू जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, कैट के एग्जाम में स्पेसिफिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद एक और क्वेश्चन है भाई, सभी आराम से देख लो, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, सभी ने इसका आंसर कमेंट करना है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे? बताओ, सभी कमेंट कर देना। जो अभी देख रहे हैं वो भी कमेंट कर दो, जो बाद में देखेंगे वो जरूर कमेंट करना है, क्योंकि ये सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया है मैंने। और होमवर्क क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको इसका आंसर हमें कमेंट करना है, ठीक है। तो सीक्वेंस बतानी है आपने, आपको पता है 4 स्टेजेस है, 1 2 3 4, बस ये सीक्वेंस बतानी है आपने मुझे, कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो सभी ने इसका आंसर कमेंट कर देना है। ये हमारी प्लेलिस्ट है, अपने सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, सबको मिल सकते हैं। बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, जीके, सारी प्लेलिस्ट एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करें और यहाँ से पढ़ें। तो आज की क्लास होती है हमारी खत्म। 100 पीवाईक्यूज हमने साइकोलॉजी के डिस्कस कर लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह की क्लासेस के साथ फिर से मिलूंगी आपके साथ। आज की क्लास को यहीं एंड करूंगी। धन्यवाद।